तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो आप लोगों ने बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ ली और बहुत सारी डिबेट्स भी कर ली और सबके अलग अलग मत भी हैं। लेकिन इतिहास ऐसा कैसा पढ़ा जाए जो सर हमारे एग्जाम में आ जाए और एज अ टीज आ जाए। इसी के लिए हमने हिस्ट्री की सीरीज शुरू करी थी, जहां पर मैं आपको सारी डायनेस्टी कवर करा रहा हूं, है ना। और वही पहला पार्ट, आप लोगों का उस पर रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आपके जब आप वीडियो देखते हैं तो उसमें एक एवीडी का ऑप्शन आता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, कौन बच्चा कितनी देर तक किसी वीडियो को देख रहा है। तो उस क्लास में आप लोगों का सबसे अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, इसीलिए पार्ट 2 हम लेकर आ गए हैं, जहां पर आप वो हिस्ट्री पढ़ोगे मेरे भाई जो एग्जाम में आती है। कहानी वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे यहां पर। जैसे आज हमारा पहला जो डायनेस्टी है मेरे भाई, वो कुषाण वंश है, कुषाण डायनेस्टी है। इस डायनेस्टी से रिलेटेड इसका फर्स्ट रूलर मतलब प्रथम शासक, कब से कब तक ये डायनेस्टी चली, ये वंश चला, कब इसके कौन से राजा ने कौन सा महान काम किया, कौन सा विदेशी यात्री इस समय आया, वो सारी चीज आज इसी क्लास में हम कवर करते चलेंगे। कोशिश करेंगे कि आज के इस क्लास में बहुत सारी डायनेस्टी कंप्लीट हो जाएं, और ये सेकंड पार्ट है, यकीनन थर्ड पार्ट में हम सारी डायनेस्टी हिस्ट्री की कंप्लीट कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना, जो साल भर पढ़ते हो ना वो सब यहां पर निपटा देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात करें तो कुषाण डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, कुषाण वंश की बात कर रहे हैं। अब यहां पर जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है काल एवं अवधि, पीरियड एंड ड्यूरेशन, कब से कब तक चला। तो मेरे भाई जो काल रहा है कब से कब तक चलेगा भाई, लगभग पहली शताब्दी ईस्वी से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक चलेगा। फर्स्ट सेंचुरी एडी टू थर्ड सेंचुरी एडी। अब जो बच्चे एडी नहीं जानते, बीसी नहीं जानते, कुछ नहीं करना, इसी चैनल पर हिस्ट्री का पार्ट 1 है, एक बार उसको देख लेना, जहां पर आप एडी भी समझ जाओगे, बीसी भी समझ जाओगे, ईस्वी क्या है और ईसा पूर्व क्या है, सारी चीजें, सारा खेल समझ जाओगे। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई अवधि, ड्यूरेशन, कब से कब कितने सालों तक जो है कुषाण डायनेस्टी चली, तो लगभग 200 वर्षों तक कुषाण डायनेस्टी चली। यहां पर अलग अलग राजा रहे होंगे 200 वर्षों तक, तो है ना। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो भाई संस्थापक, अब पहला क्वेश्चन बनता है एग्जाम में मेरे भाई, बहुत पूछा जाता है कि कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, या जितनी भी डायनेस्टी है उनके फाउंडर्स बहुत पूछे जाते हैं। तो वही इस क्लास में हम कवर कर देंगे। तो जो फाउंडर है, संस्थापक है मेरे भाई, तो वो कौन है, ये है कुजुल कड़फिसेस, लगभग पहली शताब्दी ईस्वी में फाउंडर बने। इन्होंने यूएनजी जनजातियों को संगठित कर कुषाण शासन की स्थापना की। कौन सी जनजाति, यूएनजी जनजाति को संगठित करके, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है कि प्रमुख शासक कौन कौन से रहे, इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से रहे हैं, जहां से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो हमने आप लोगों के लिए सिंपल सी एक चीज है, खुजुला कड़फिसेस, है ना, तो वंश का संस्थापक भी थे ये तो मेरे भाई। उसके बाद क्या है, बीमा कड़फिसेस, ठीक है, बड़े पैमाने पर स्वर्ण सिक्के चलाए। तो सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स इन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के लेकर आ गए हैं। सोने के सिक्के बनाए किसने, वीमा कड़फिसेस ने, ठीक है। उसके बाद रोमन साम्राज्य से व्यापार को इन्होंने बढ़ाया है और फर्स्ट गोल्ड कॉइन बनाए हैं किन्होंने, वीमा कड़फिसेस ने। बड़ी मात्रा में इन्होंने सोने के सिक्के बनाने शुरू किए। अब तक जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था वहां पर सब चांदी के सिक्के चल रहे थे। कौन से सिक्के चल रहे थे, चांदी के सिक्के चल रहे थे। अब इन्होंने सोने के सिक्के बनाए। उसके बाद मेरे भाई कनिष्क, लगभग 78 ईस्वी से 102 ईस्वी, कनिष्क 78 टू 102 एडी तक चले हैं, ठीक है। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कहा गया है कनिष्क को, ठीक है। और कनिष्क के समय पर शक संवंत आया, ठीक है। शक संवंत कब आया मेरे भाई, 78 एडी में आया। आप जानते हैं जब हमने कैलेंडर की बात करी थी दिल्ली पुलिस की क्लास में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी समझते हैं। शक संवंत, ठीक है मेरे भाई, शक संवंत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर है। और राष्ट्रीय कैलेंडर दैट मींस नेशनल कैलेंडर, ठीक है, नेशनल कैलेंडर, पक्की बात है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो भैया इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 78 एडी से हुई थी। ये वही है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ भाद्रपद,
ये इस तरीके वाले जो महीने होते हैं, ठीक है। द्वितीय अशोक कहा जाता है, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई इतिहास में सेकंड अशोक किसको कहा जाता है मेरे भाई, तो कहा जाता है कनिष्क को, ठीक है। उसके बाद उसके शासन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कहां चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध संगीति, बौद्ध और जैनिज्म जितने भी धर्म हैं ये सब हम एक बार में कंप्लीट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो यह संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई। कहां हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई यह संगीति, ठीक है। महायान बौद्ध धर्म का संरक्षक थे ये, महायान बौद्ध धर्म का संरक्षक थे। आप सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभक्त हुआ था, क्लियर। उसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट रूलर हैं वासुदेव प्रथम। लगभग 2 से 3वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया है। कुषाण वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। कौन थे, वसुदेवा, ओके, वासुदेव। तो वासुदेव कुषाण वंश के अंतिम शासक थे। तो कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव थे। तो यहां तक, यहां से एक क्वेश्चन देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट। यहां पर कहानी नहीं मेरे भाई, केवल वो बातें बताई जाएंगी जो आपके सीधा एग्जाम में आएंगी। तो इसलिए कान खोलकर अच्छे से दिमाग ताजा रखकर नोट्स बनाने हैं मेरे भाई, और याद भी रखनी है सारी चीजें। उसके बाद अगली चीज क्या है, उसके बाद कुषाण शक्ति का पतन शुरू हो गया, ठीक है। तो वासुदेवा, यहां पर वासुदेव फर्स्ट जो है ये भैया लास्ट रूलर थे। राजधानी क्या थी, कैपिटल क्या थी, तो पुरुषपुर, जिसे पेशावर कहा जाता है आज के समय में, और मथुरा। तो इनकी कैपिटल पुरुषपुर और मथुरा थी। पुरुषपुर मुख्य राजनीतिक राजधानी थी। पुरुषपुर वाज द मेन पॉलिटिकल कैपिटल एंड, अगर अगली बात की जाए, और मथुरा प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था। मथुरा वाज एन इंपॉर्टेंट कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर, ठीक है। आप जानते हैं ना आर्थिक, जहां पर पैसे का लेन देन हो उसे आर्थिक, तो यहां पर पैसों का लेन देन, ठीक है। और राजनीतिक मतलब जहां पर फैसले लिए जाते थे वो पुरुषपुर था, ठीक है, आज के समय का पेशावर। व्यापार और अर्थव्यवस्था कैसी थी इनकी, तो कुषाणों ने रेशम मार्ग व्यापार को नियंत्रित किया था। आज के समय जिस चाइना की हम बात करते हैं, हिस्ट्री इसीलिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चाइना जो आज के समय पर कह रहा है वन बेल्ट रोड, ठीक है। तो वन बेल्ट रोड की जो चाइना आज के समय में बात करता है वो प्राचीन रेशम मार्ग था। कौन सा मार्ग था, प्राचीन रेशम मार्ग था। और उस समय पर कुषाण इस रेशम मार्ग के व्यापार को नियंत्रित करते थे, ओके मेरे भाई। भारत, चीन और रोम के बीच मध्यस्थ बने स्वर्ण सिक्के कुषाणों की समृद्धि दर्शाते हैं। कुषाण साम्राज्य कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा वहां पर उस समय कितना अमीर होगा भारत, कि यहां पर सोने के सिक्के चलते थे, ओके मेरे भाई। तो यहां पर अगर हम बात करें तो चाइना की वन बेल्ट पॉलिसी रेशम मार्ग से ही कनेक्ट होती है। और इस रेशम मार्ग को कौन कंट्रोल करता था, कुषाण कंट्रोल करते थे मेरे भाई। और कुषाण डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो कौन था, वासुदेव था, ओके मेरे भाई। अगली बात की जाए तो विद्वान और चिकित्सा, इस समय पर कौन कौन से विद्वान थे, तो अगर आप जाने तो कुषाण डायनेस्टी के समय पर, कुषाण काल में चरक का उत्कर्ष हुआ। चरका फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग कुषाणा पीरियड, ठीक है। तो चरक संहिता आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है। अगर आपने सुनी हो तो एग्जाम में कई बार यह पुस्तक आ चुकी है कि चरक संहिता किससे संबंधित है मेरे भाई। चरक संहिता इज अ फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा, ओके। तो आयुर्वेद से संबंधित है चरक संहिता, आयुर्वेद की मूल पुस्तक है चरक संहिता, ओके मेरे भाई। तो यहां पर अगर आप देखें तो कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं इस समय की, तो गंधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ। आप जानते हैं डेवलप्ड ऑफ गंधारा एंड मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट, ये सब शैलियां भी हम एक क्लास में पढ़ाएंगे। आप लोगों के लिए एग्जाम तक हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रत्येक दिन एक क्लास लीजिए और एग्जाम के आने तक वेट कीजिए। इस बार एग्जाम में कुछ बच के जाएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई बुद्ध की पहली मानव मूर्ति बनाई गई, ठीक है जी। सिक्कों का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के, ठीक है, मतलब इश्यूज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स इस समय पर चल रहे थे। 3 तरीके के सिक्के इस समय पर चल रहे थे, जैसे आज के समय पर रुपया चल रहा है, ठीक है भाई। सिक्कों पर भारतीय, यूनानी और ईरानी देवताओं के चित्र थे।
सिंपल सी चीज है सरकार। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो नेक्स्ट डायनेस्टी आ जाती है गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता वंश, ठीक है, गुप्त वंश। ओके भाई, तो गुप्त वंश जो है काल और अवधि कब से कब तक चली, तो मेरे भाई लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चली। ड्यूरेशन क्या रही, लगभग इन्होंने 230 वर्षों तक भारत में शासन किया है गुप्त वंश ने, ठीक है। तो गुप्त वंश का भारत में लगभग 230 वर्षों तक का शासन रहा है। उसके बाद मेरे भाई अगर बात करें तो संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है कि मेरे भाई गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। कौन थे, श्री गुप्त थे। 3री शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में, मतलब लेटर 3rd सेंचुरी एडी, ठीक है, उसने गुप्त सत्ता की नींव रखी। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इज श्री गुप्ता, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूलर्स, तो जो मुख्य शासक हैं वो सारे देख लेते हैं, किसने क्या नया काम किया, क्या अच्छा काम किया, ठीक है, जिसकी वजह से हम इतिहास में इन लोगों को पढ़ रहे हैं और हमसे एग्जाम्स में भी ये बातें पूछी जा रही हैं। दैट मीन्स कि इन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा रोल तो अदा करा होगा ना मेरे भाई इतिहास में, जिनका जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं, ठीक है भाई। तो गुप्त वंश का पहला शक्तिशाली शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो ये 319 से 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है, ठीक है। उसके बाद गुप्त संवंत इनके समय पर आया। गुप्त संवंत की शुरुआत किसने की, एग्जाम पूछा जा सकता है कि गुप्त संवंत की शुरुआत किसने की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की। उसके बाद लिच्छवी राजकुमारी से विवाह कर शक्ति बढ़ाई, तो लिच्छवी की राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया था। उसके बाद मेरे भाई समुद्रगुप्त, ठीक है, कौन, समुद्रगुप्त, लगभग 335 से 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। गुप्त वंश का महान विजेता कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉन्करर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी कहा जाता है इनको। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है मेरे भाई, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा किसने था, तो V.A. स्मिथ ने कहा था। कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय हिस्टोरियन V.A. स्मिथ। याद रखेंगे, V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त किस डायनेस्टी से संबंध रखता है, सर गुप्ता डायनेस्टी से संबंध रखता है। दूसरी बात मेरे भाई, किसी भी चीज को सिंपल एक चीज से याद नहीं रखते, चीजों को एक दूसरे से इंटरलिंक करके याद रखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपकी मम्मी है वो आपके पापा की वाइफ है, क्लियर बात है ना, और आपके पापा के छोटे भाई की भाभी हैं। तो इस तरीके से कोई ना कोई चीज एक दूसरे से इंटरलिंक रहती है, तो रिश्तेदारी में भी मजा आता है। और यही रिश्तेदारी तो है जो इतिहास को पढ़ाकर आपको होशियार बनाता है, क्लियर। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है मेरे भाई, क्लियर। यहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके विजय अभियानों का वर्णन प्रयाग स्तंभ में है, ठीक है। तो प्रयाग जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, कला संगीत और साहित्य का संरक्षक था। इन्होंने क्या, पैट्रॉन ऑफ आर्ट म्यूजिक एंड लिटरेचर। उसके बाद मेरे भाई अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम था विक्रमादित्य। क्या कहा जाता था, इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। शासन किया है लगभग 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। ओके मेरे भाई, विक्रमादित्य कहलाया जाता था इनको, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त सेकंड को, चंद्रगुप्त सेकंड आर नोन एज विक्रमादित्य। पक्की बात है मेरे भाई। उसके बाद शकों को पराजित कर पश्चिमी भारत पर जीता, पश्चिमी भारत जीता इन्होंने। अगर बात की जाए तो भाई हमारा भारत आज के समय पर कुछ इस तरीके से है, तो ये वाला जो पूरा सिस्टम है, ये पश्चिमी भारत वाला, तो ये वाला मान लीजिए पश्चिम भारत ये वाला एरिया होगा ना, क्योंकि ऊपर वाली साइड हमेशा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो पश्चिम भारत वाला, क्योंकि ये जो आज के समय पर पाकिस्तान है ये भी कभी भारत का हिस्सा था जिस समय की हम बात कर रहे हैं, क्लियर। उसके बाद मेरे भाई उसके दरबार में नवरत्न थे, नवरत्नास वेयर प्रेजेंट इन हिज रॉयल कोर्ट, ओके। उसके बाद उसके शासन काल में चीनी यात्री फाहियान आया था। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर
चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाहियान कहां का यात्री था मेरे भाई? चाइना का था, चाइना का ट्रेवलर था। दूसरी चीज यहां पर इंपॉर्टेंट क्या आती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम था। तो इतनी बात आप याद रखेंगे एग्जाम में, तो भला कैसे एग्जाम बच के निकल सकता है मेरे भाई? कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तुमसे एक एक नंबर भी छीन कर ले जाए। बस क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है मेरे भाई। और जो बच्चा, एक और चीज की रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, अगर क्लास पढ़ने में मजा आ रहा है ना, तो आज अपने सभी दोस्तों को ये सेशन शेयर कर दो मेरे भाई, और उन्हें बताओ कि सर हिस्ट्री किस तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उल्टा सीधा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आएगा, जो हमारे एग्जाम्स में आता रहा है और आएगा, तो आप इस चीज के लिए अच्छे से ध्यान रखें। टू द पॉइंट, जो अभी तक एसएससी ने पूछा वही सब आप लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो जान लगा दो मेरे भाई। ठीक है, दूसरा है मेरे भाई कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी का नेक्स्ट रूलर है कुमारगुप्त प्रथम। लगभग 415 से 455 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है मेरे भाई। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है। तो कुमारगुप्त प्रथम जो है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है, फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। और आप जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय की यूनिवर्सिटी है जब दुनिया यूनिवर्सिटीज को नहीं जानता था। यहां पर विदेशों से लोग आया करते थे शिक्षा ग्रहण करने, पढ़ाई करने, और आज भारत का बच्चा विदेशों में जाता है क्या करने? पढ़ाई करने। तो आप समझ सकते हैं कि पहले के अपेक्षाकृत आज के समय में हमारा एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ाया है, हमने इंप्रूवमेंट उतनी नहीं की। दूसरी चीज मेरे भाई, साम्राज्य में शांति और समृद्धि बनाई रखी। ठीक है जी। उसके बाद अगली बात की जाए तो मोर और कार्तिकेय चिन्ह वाले सिक्के चलाए। ठीक है, तो इनके समय में मोर और कार्तिकेय वाले सिक्के चले। ठीक है, तो मेन जो इनकी भैया वो थी अच्छी बड़ाई वाली बात, वो नालंदा यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई आता है स्कंदगुप्त। कौन सा? स्कंदगुप्त। लगभग 455 से 467 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। हुणों पर आक्रमणों को रोका, हुण आक्रमणों को रोका। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था, ये अंतिम महान शासक था। क्लियर? कौन? स्कंदगुप्त। ओके भाई। उसके बाद अगर बात की जाए तो विष्णुगुप्त 6ठी शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक। ठीक है सरकार, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्ता। ओके, विष्णुगुप्त। यहां पर जो है ये महान डायनेस्टी की बात की जा रही है। क्लियर? कौन था? कुमारगुप्त जो है महान था, अंतिम महान शासक। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो, अरे भाई क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो विष्णुगुप्त जो है ये गुप्त वंश का अंतिम शासक रहा है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम पतन। ओके मेरे भाई। ठीक है, लास्ट रूलर कौन हो गया? तो हमारा विष्णुगुप्ता हो गया। उसके बाद मेरे भाई राजधानी क्या थी? तो राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, पाटलिपुत्र आप समझ सकते हैं बिहार। देखिएगा, समय सबका एक सा नहीं होता, इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आप समझ सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी हो, ये पाटलिपुत्र जो राजधानी है इनकी, ये सब बिहार में स्थित है। और आज के समय में आप समझ सकते हैं कि बिहार की स्थिति कैसी है। सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बेकार अगर स्थिति है तो बिहार के, आप समझते हैं बिहार में आप देखते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि हमेशा समय सबका एक सा नहीं होता। तो इसलिए कुछ भी सीखने पर, कुछ भी होने पर, आप चाहे दुनिया में कितने भी बड़े हो जाएं, कभी घमंड मत किया कीजिए, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। पाटलिपुत्र उस समय अपने आप को क्या समझता होगा बताओ? देश की राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा बड़ा उस टाइम पे स्टेटस होगा पाटलिपुत्र का, क्योंकि गुप्त डायनेस्टी के भाई कैपिटल थी। तो उस समय सोचिए ना कितना अच्छा होगा। और आज के समय पर आप समझ सकते हैं। तो यही चीज है कि समय बदलता रहता है, इसी के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो कला, विज्ञान और स्थापत्य क्या था इनका? आर्ट, साइंस एंड आर्किटेक्चर क्या था? तो दिल्ली का लौह स्तंभ गुप्त काल का है। ठीक है, तो दिल्ली में जो आयरन पिलर है वो गुप्त काल का है। उसके बाद धातु कर्म की उन्नत जानकारी दिखाई गई। एडवांस नॉलेज ऑफ मेटलर्जी इज
रिफ्लेक्टेड। तो भैया मेटलर्जी मतलब धातु कर्म क्या होता है, अयस्क से लोहा निकालना, उसको धातु कर्म कहा जाता है। ठीक है भाई, कोई सी भी धातु निकालनी केवल लोहा ही क्यों, तो जो जमीन से हम मिला जुला जो धातुएं होती हैं उन सबको प्योर करना वो इन्हें आता था। शिक्षा एवं साहित्य की बात की जाए तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय फूला फूला, कालिदास और आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान इसी काल के थे। तो आप समझ सकते हैं कालिदास, आर्यभट्ट, है ना, जिन्होंने जीरो की खोज की, तो ये सब लोग जो हैं उसी समय के थे। सिक्के एवं अर्थव्यवस्था भी समझ लेते हैं सरकार, सिक्के और अर्थव्यवस्था। स्वर्ण सिक्के को दिनार बड़ी संख्या में जारी हुए, तो स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था, बड़ी संख्या में बने हैं। अर्थव्यवस्था समृद्ध थी और व्यापार फला फूला। ठीक है, गुप्त प्रशासन। अब देखो नेक्स्ट है गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आज के समय में अलग अलग जगह अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए पुलिस की बात करें तो सबसे पहले कांस्टेबल होमगार्ड होंगे, फिर कांस्टेबल होंगे, फिर क्या होंगे, फिर एएसआई साहब होंगे, सॉरी कांस्टेबल के ऊपर हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, फिर एसआई, है ना। तो इस तरीके से फिर इंस्पेक्टर। तो इसी तरीके से यहाँ पर इस समय भी अलग अलग जगह, जैसे आज के समय में पटवारी जी होते हैं, है ना, पटवारी और दरोगा, ये दो ऐसी पोस्ट हैं जिनकी कलम अगर चल गई तो फिर यही कलम आगे तक जाएगी, चाहे फाइल मुख्यमंत्री तक जाए। तो आप इतना समझ लीजिए इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं ये। ठीक है, तो मेरे भाई प्रमुख पद और उनके अधिकारी। तो केंद्रीय प्रशासन जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, आप समझ सकते हैं केंद्रीय मतलब केंद्रीय शक्ति होती है, एक तो होती है केंद्र शक्ति जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल पावर, जो आज के समय में जैसे बात की जाए तो वैसा आज के समय तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी अगर हम समझें तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, है ना, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो ये इसी तरीके से बटा हुआ है। अभी आपने देखा होगा जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, है ना, तो क्या है उन्होंने जो है क्या काम किया, अभी ईडी की रेड हुई तो उन्होंने उसके खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आप आमने सामने हैं। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन किस तरीके से चलता था, तो जो राजा हुआ करता था उसको महाराजा धीराज कहा जाता था। किंग को क्या कहा जाता था, महाराजा धीराजा कहा जाता था। उसके बाद मेरे भाई अगली बात की जाए तो राजा राज्य की सर्वोच्च सत्ता था। ठीक है, मतलब राजा सबसे टॉप पर हुआ करता था। उसके बाद मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो मंत्री परिषद राजा को सलाह देती थी। मंत्री परिषद एडवाइज द किंग। ठीक है, मंत्रीन की बात करें तो मंत्रीन मंत्री को कहा जाता था, जो मिनिस्टर्स होते थे उनको मंत्रीन कहा जाता था। ठीक है, महामंत्री किसको कहा जाता था, प्रधानमंत्री। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो होता था, मंत्रियों का जो प्रधान होता था उसको महामंत्री कहा जाता था। क्लियर है मेरे भाई। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो उच्च प्रशासनिक अधिकारी, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो थे वो थे अमात्य। अमात्य का काम था कि ये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था। उसके बाद मेरे भाई महादंडनायक। महादंडनायक किसको कहा जाता था, तो मुख्य न्याय अधिकारी को महादंडनायक कहा जाता था। महादंडनायक का चीफ जुडिशियल ऑफिसर को कहा जाता था। दंडनायक, ठीक है, दंडनायक किसको कहा जाता था, न्याय अधिकारी को कहा जाता था, जज या लॉ ऑफिसर को कहा जाता था। अब दूसरी क्या कैटेगरी आ जाती है सर, रेवेन्यू या एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब राजस्व प्रशासन। यहां पर कर वसूला जाएगा, तो यहां पर भी देखते हैं कौन से अधिकारी को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो मेरे भाई उपरीक, कौन सा, उपरीक। उपरीक क्या था, यह प्रांतीय राज्यपाल था, प्रोविंशियल गवर्नर था उपरीक। भाई कोई राज्य है, एक बात बताओ, कोई साम्राज्य चल रहा है तो इतने बड़े साम्राज्य को कोई किंग थोड़ी ना देख लेगा, कोई राजा थोड़ी ना देख लेगा। वो क्या करता था, उस राज्य को छोटे छोटे भागों में बांटता था, जिसे हम प्रांत कह सकते हैं। ठीक है, प्रोविंशियल कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से। दूसरा मेरे भाई आता है भोगपति। कौन सा, भोगपति। ये एक क्या है, एक पद है, एक पोस्ट है भोगपति। और ये क्या होता है, राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर को भोगपति कहा जाता था गुप्त काल में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि मेरे भाई गुप्त काल में राजस्व अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन में भोगपति होगा। ऐसे ऐसे करके टिक कर देना, आंसर सही हो जाएगा। लोग कहानी पढ़ने में रह जाएंगे और आप सही आंसर करके अपने घर आ जाएंगे। क्लियर बात। उसके बाद आप सीधा ज्वाइनिंग पर जाएंगे, तो ध्यान रखें इस बात का। ठीक है,
कर्णिक। कर्णिक कौन होता था? लेखाकार। अकाउंटेंट को क्या बोलते थे? कर्णिका बोलते थे। तो आज के समय में जो अकाउंटेंट हैं वो गुप्त वंश में उनको कर्णिक बोला जाता था। ठीक है। दंडिक किसको बोला जाता था? कर संग्रहण अधिकारी को दंडिक बोला जाता था, टैक्स कलेक्शन ऑफिसर को। ठीक है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो उस समय क्या क्या किस किस नाम से जाने जाते थे वो भी देख लेते हैं। तो साम्राज्य को भुक्ति प्रांत में बांटा गया था। ठीक है। भुक्ति प्रांत। एम्पायर्स वर डिवाइडेड इनटू भुक्ति प्रोविंस। ठीक है। भुक्ति प्रोविंस में भुक्ति का प्रमुख ऊपरीक होता था। कौन होता था? ऊपरीक, राज्यपाल, है ना। उसका समय की बात करता हूं। फिर जिला प्रशासन, प्रांत को जिलों में बांटा गया। जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जिले को विषय कहा जाता था गुप्त वंश में। ठीक है। तो गुप्त काल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुप्त काल में जिले को क्या कहा जाता था मेरे भाई? विषय कहा जाता था, विषया। डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड विषया। ओके। हेड ऑफ विषया। तो विषय का प्रमुख कौन होता था? विषयपति होता था, विषयपति होता था। मेरे भाई ध्यान रखेंगे, विषयपति होता था। उसके बाद मेरे भाई अगली बात की जाए तो स्थानीय प्रशासन की बात की जाएगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाएगी। जैसे ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था सर? ग्रामिक कहा जाता था या ग्रामपति कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद ग्राम सभा स्थानीय प्रशासन में सहायता करती थी, मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती थी। विलेज काउंसिल असिस्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सैन्य प्रशासन। भाई कोई अगर साम्राज्य है तो उसको अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई सेना भी तो रखनी पड़ेगी ना। और उस सेना को रखने का मुख्य कारण क्या है? भाई अपने साम्राज्य की रक्षा करना। नहीं तो कोई दूसरा राजा आएगा, अटैक करेगा, आपके राजा को मार देगा और वहीं पर आपका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से क्या मिलिट्री रखनी पड़ेगी। तो महासेनापति एक पोस्ट होती थी, महासेनापति। तो ये सेनापति को, कमांडर इन चीफ को क्या कहते थे? सेनापति को क्या कहते थे? महान सेनापति, महासेनापति कहते थे। ठीक है। और सेनापति होता था सेना का अधिकारी, आर्मी ऑफिसर। गुप्ता आर्मी इंक्लूडेड इन्फेंट्री, कैवेलरी, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स। मतलब गुप्त सेना में पैदल, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल थे। तो आप समझ सकते हैं कितनी एडवांस लेवल की इस समय पर इनकी आर्मी थी, जहां पर पैदल लोग भी थे, घुड़सवार भी थे, हाथी भी थे और रथ भी थे जो घोड़े द्वारा चलाते हैं। ठीक है। उसके बाद सर नगर प्रशासन की बात की जाए तो, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो नगरपति होता था, नगर का प्रमुख। सिटी का जो हेड होता था वो नगरपति होता था। रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉ, ऑर्डर एंड ट्रेड रेगुलेशन मतलब कानून व्यवस्था और व्यापार नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होती थी? नगरपति की होती थी। किसकी होती थी? नगरपति की होती थी। उसके बाद मेरे भाई अगर अगली बात की जाए तो महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्द क्या थे? तो भुक्ति को कहते हैं प्रांत। ठीक है। विषय जिले को कहा जाता है। ऊपरीक सर राज्यपाल होता है जो एक प्रोविंस को कंट्रोल करता है। विषयपति जो जिले का प्रमुख होता है, ये याद रखेंगे सरकार। अगला डायनेस्टी कौन सा आ जाता है? पल्लवा डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी? पल्लवा डायनेस्टी, पल्लव वंश। ओके। जब पल्लव वंश या पल्लवा डायनेस्टी आ जाता है तो यहां पर आपको नोटिस करना है मेरे भाई पीरियड एंड ड्यूरेशन। तो काल एवं अवधि कब से कब तक चला? तो काल लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक ये पल्लव वंश चला है। उसके बाद मेरे भाई संस्थापक कौन था? तो संस्थापक जो फाउंडर है पल्लव डायनेस्टी का संस्थापक है मेरे भाई सिंह विष्णु। लगभग 575 से 600 ईस्वी तक उसने पल्लव साम्राज्य की नींव रखी। ये नेक्स्ट आ गया, कहीं उसी में उलझे रह जाओ। गुप्त डायनेस्टी खत्म हो गया मेरे भाई, ये पल्लव डायनेस्टी आ गई। पल्लव डायनेस्टी कब से कब तक चला? 6ठी से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक चला। संस्थापक सिंह विष्णु। ओके मेरे भाई, उसने पल्लव साम्राज्य की नींव रखी। फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी इज सिम्हा विष्णु। ओके। कैपिटल क्या है इसकी? भाई राजधानी को भी एक बार देख लेते हैं। तो सर राजधानी है कांचीपुरम, वर्तमान स्थान तमिलनाडु में पड़ती है। ठीक है, कांचीपुरम। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद प्रमुख शासक इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से हैं? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। लगभग 600 से 630 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। और
क्या क्या इन्होंने काम, देखो शैलकटी मंदिर स्थापत्य की शुरुआत की। ठीक है, शैलकटी मतलब पहाड़ों को काटकर, पत्थरों को काटकर मंदिर स्थापत्य मतलब मंदिर बनाने शुरू किया। और आप देखते हैं जब साउथ इंडिया में आप जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो एक ही पत्थर को काटकर पूरा मंदिर बना दिया गया। ठीक है, तो वही चीज है, वो उस टाइम पे इन्होंने शुरुआत की। इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत हमारे महेंद्र वर्मन जी ने की, महेंद्र वर्मन प्रथम जी ने। तो शैल कटी हुई स्थापत्य कला की शुरुआत महेंद्र वर्मन प्रथम जी ने की थी। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम, फर्स्ट। ठीक है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने यह स्टार्ट किया था। कला, संगीत और साहित्य कला का संरक्षक थे, साहित्य के संरक्षक थे। पैट्रॉन ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर। ओके, रॉक कट टेम्पल्स महेंद्र वर्मन फर्स्ट। तो याद रखेंगे, रॉक कट टेम्पल महेंद्र वर्मन फर्स्ट, मतलब कटी शैल कटी मंदिर जो एक पत्थर को काट कर मंदिर बनाए जाते हैं, उसकी शुरुआत महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने की थी। ओके मेरे भाई, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम का काल शुरू हो जाएगा 630 से 668, 630 से 668 एडी तक। ठीक है, पल्लव वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? नरसिंह वर्मन प्रथम को। ओके, क्या क्या काम किए एक बार उनको भी देखना जरूरी है। तो वातापी कोंड इनको कहा जाता था, इनका जो सेकंड नाम था, जिस नाम से इन्हें जाना जाता था, वो वातापी कोंड के नाम से इनको जाना जाता था मेरे भाई। और चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय को पराजित किया था। तो इन्होंने चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय को पराजित किया था, डिफीट पुलिकेशन सेकंड ऑफ द चालुक्यास। ओके, दूसरी बात यहां पर आती है, वातापी बादामी पर अधिकार किया। तो कैप्चर्ड वातापी, बादामी को इन्होंने अधिकार कर लिया, दूसरे साम्राज्य को। और महाबलीपुरम प्रमुख बंदरगाह और सांस्कृतिक केंद्र बना। ठीक है, तो महाबलीपुरम डेवलप्ड एज अ मेजर पोर्ट एंड कल्चर सेंटर। भाई पोर्ट क्या होते हैं, पत्तन क्या होते हैं, आपने दो चीजें सुनी होंगी। एक होता है मेरे भाई बंदरगाह, क्या होता है? बंदरगाह, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? सी पोर्ट। क्या बोलते हैं? सी पोर्ट। ओके, सी पोर्ट। और दूसरा होता है केवल पोर्ट, जिसे हम बोलते हैं साधारण भाषा में पत्तन। क्या बोलते हैं? पत्तन। तो बंदरगाह मेरे भाई वो क्षेत्र है जहां से जहां से माल की आवाजाही होती है। क्या होती है? जहां से किसी माल की आवाजाही हो रही हो, सामान की या लगेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा हो। ठीक है, क्लियर मेरे भाई? क्या लगेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा हो। और जो केवल पोर्ट है, पोर्ट होता है पत्तन, जहां पर जहाज को खड़ा किया जाता है, जहां पर जहाज को रुकाया जा सकता है। और जो हमारे बंदरगाह होते हैं, ये सामान के आयात और निर्यात। ठीक है, इंपोर्ट मतलब आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट मतलब मेरे भाई निर्यात। तो जहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सामान का आना जाना हो रहा हो, सामान मंगवाया जा रहा हो या सामान भेजा जा रहा हो, उसको मेरे भाई बंदरगाह कहते हैं। और पोर्ट जैसे एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो गया हमारा? सी पोर्ट हो गया, है ना। तो ये क्या है? पोर्ट केवल पत्तन, जहां पर आप किसी वाहन को खड़ा करते हैं, जहाज को खड़ा कर लें या हवाई जहाज को खड़ा कर लें। उसके बाद मेरे भाई अगली बात की जाए तो इनका जो है महाबलीपुरम प्रमुख बंदरगाह था। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद मेरे भाई अगली बात की जाए तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि स्थापत्य एवं कला, एसएससी में बहुत पूछा गया यहां से। तो पल्लव स्थापत्य द्रविड़ शैली का है। पल्लव जो हमारा पल्लव आर्किटेक्चर बिलोंग्स टू द द्रविड़ स्टाइल। तो आर्किटेक्चर समझते हो ना, आर्किटेक्चर होता है कि बनाने की तरीका, कौन बना रहा, किस स्टाइल। तो स्टाइल हो गया हमारा शैली, द्रविड़ शैली। ठीक है, द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली, आपने सुना होगा ना। तो इसी तरीके से, ठीक है मेरे भाई, ये क्या है देखो सिंपल सी एक चीज, जैसे ये उत्तर भारत है, आपने सुना होगा कि हमारे भारत से एक लाइन गुजरती है। कौन सी लाइन गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो उत्तर भारत में ये होता है नॉर्थ इंडिया। क्या होता है मेरे भाई? नॉर्थ इंडिया।
तो जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है ना मेरे भाई, इसमें चलती है नागर शैली। कौन सी शैली चलती है? नागर शैली। उत्तर भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं, जो नगर बनाए जाते हैं, वो नागर शैली में बनाए जाते हैं। ठीक है, जो बीच वाला एरिया होता है कर्क रेखा के यहाँ वाला, यहाँ पर चलती है मेरे भाई बेसर शैली। कौन सी शैली? बेसर शैली। ठीक है, उसके बाद जो दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं मेरे भाई द्रविड़ शैली में। कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। उत्तर भारत में मंदिर नागर शैली में, मध्य भारत में बेसर शैली में, द्रविड़ शैली। जब आप देखते होंगे उत्तर भारत में मंदिर कुछ इस तरीके के बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही गोल टाइप में होते हैं, उसके नीचे का जो है चबूतरा अलग किस्म का बना होता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से उत्तर भारत में नागर शैली, मध्य भारत में बेसर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। ठीक है, तो महाबलीपुरम जो मल्लावलमपुरम यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल है, ये इन्हीं के समय पर बना है मेरे भाई। ठीक है, सप्तरथ, पंचरथ, एकाश्म शैल कटे मंदिर। ठीक है, तो पंचरथ या सप्तरथ एकाश्म शैल कटा मंदिर, मतलब एक पत्थर को काटकर यह मंदिर बना है। शोर मंदिर प्रारंभिक संरचनात्मक पत्थर मंदिरों में से एक है, शोर मंदिर। ठीक है, तो शोर मंदिर भी कब बना? इन्हीं के पल्लवों के समय पर बना। मंडप और रथ शैली कटी से संरचनात्मक मंदिरों की संक्रमण अवस्था दिखाते हैं। मंडपास एंड रथास शो ट्रांजिशन फ्रॉम रॉक कट ऑफ स्ट्रक्चर टेम्पल्स। ठीक है, तो मंडप और रथ शैल कटी से संरचनात्मक मंदिरों की संक्रमण अवस्था दिखाते हैं। उसके बाद मेरे भाई दूसरा आ जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा, कल्चर एंड लर्निंग। ओके भाई, तो कांचीपुरम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पल्लवों का एजुकेशन सेंटर, जो एजुकेशन हब था, वो क्या था? कांचीपुरम था। संस्कृत और तमिल साहित्य का इस समय पर विकास हुआ मेरे भाई। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो अगला डायनेस्टी आ जाता है राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट वंश। ओके, कौन सा आ जाएगा? राष्ट्रकूट वंश आ जाएगा। इसमें इसकी काल एवं अवधि, पीरियड एंड ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 8वीं शताब्दी ईस्वी से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक ये चला है। 8वीं शताब्दी ईस्वी से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक ये चला है। उसके बाद जो इसके फाउंडर हैं, संस्थापक हैं मेरे भाई, वो दंती दुर्ग हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग हैं। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग हैं। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो उसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया था। किसने? दंती दुर्ग ने चालुक्यों को पराजित किया था। कैपिटल मेरे भाई क्या है? मान्यखेट। ठीक है, क्या है? मान्यखेट, मालखेड़। अगर मेरे भाई एक चीज समझा दे रहा हूं, एग्जाम सर पे है एसएससी जीडी का, और ये जो जितने भी पॉइंट हैं अगर समझ में ना आए रट देना, एग्जाम में यहीं से आएगा। इससे बाहर हिस्ट्री से क्वेश्चन बनने नहीं वाला। अगर इस टॉपिक से पूछा जाएगा सारे टॉपिक कवर करा दूंगा, बस इतना विश्वास रखिए। बस लेकिन क्या करना है? वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बता देना है कि वीडियो कैसी लग रही है। जहां कमी लगे कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करो कि सर सर ये गलती आपने की है, या सर ये इस तरीके से समझाइए। दूसरी चीज, अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना मेरे भाई, तो फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और अच्छी नहीं लगी तो अनसब्सक्राइब करके बिल्कुल आप जा सकते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना वही चाहिए जहां हमारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ाया जा रहा हो। उसके बाद अगली बात करें तो मेरे भाई वर्तमान स्थान जो मान्यखेट है, मालखेड़ है, ये कहां पड़ता है? तो कलबुर्गी जिले में पड़ता है, कर्नाटक में कलबुर्गी जिले में। ठीक है, तो यहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर मेरे भाई बात की जाए तो प्रमुख शासक कौन कौन से? तो कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्णा प्रथम 756 से 774 ईस्वी तक चला है। राष्ट्रकूट वंश के महान शासकों में से एक हैं कृष्णा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। तो जो एलोरा केव्स हैं, ठीक है, आप समझो एलोरा केव्स, तो एलोरा की गुफाओं में कौन से मंदिर का मेरे भाई? कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, कैलाश टेम्पल का। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड इन द कैलाश टेम्पल एट एलोरा। किसने बनवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। कृष्ण फर्स्ट ने या कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। उसके बाद मेरे भाई अगली बात की जाए तो यह मंदिर एक एकाश्म शैल कटा संरचना है। तो देखो भाई, एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। ठीक है, अमोघ वर्ष प्रथम, ठीक है, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राष्ट्रकूट शासकों में से एक है। उसके बाद जैन धर्म का अनुयायी और संरक्षक था, फॉलोवर एंड
पैट्रॉन ऑफ जैनिज्म। ओके, उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो कन्नड़ ग्रंथ कवि राजमार्ग का रचयिता है। ठीक है, कन्नड़ ग्रंथ कवि राजमार्ग, तो एक कन्नड़ ग्रंथ है कवि राजमार्ग, कौन है इसका रचयिता? आ जाओ मेरे भाई, अमोघ वर्ष प्रथम है। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो शांति बनाए रखी और शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया इनके समय पे। दूसरी चीज, विदेशी यात्री, कौन कौन से फॉरेन ट्रेवलर इनके समय पर आए? तो अरबी यात्री सुलेमान राष्ट्रकूट काल में भारत आया था। ठीक है, अरबी यात्री, तो आपसे अगर कोई पूछने लग जाए कि सुलेमान कहाँ का यात्री है, सुलेमान कहाँ का यात्री है, तो मेरे भाई सुलेमान यात्री है मेरे भाई, पता है कहाँ का है सुलेमान? किस देश, कहाँ का यात्री है? तो अरबी यात्री है। कहाँ का है? अरब का है। ठीक है, और ये किस समय भारत आया था? किस समय भारत आया था? राष्ट्रकूटों के समय पर भारत में इसने विजिट किया था। राष्ट्रकूटों के समय पर इसने भारत में विजिट किया था। उसके बाद उसने राष्ट्रकूट राजा को विश्व के महान शासकों की प्रशंसा दी है। सुलेमान ने राष्ट्रकूट वंश के राजाओं को दुनिया के महान राजाओं की प्रशंसा दी है। स्थापत्य और कला, आर्किटेक्चर एंड आर्ट, तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है ये क्लास आप लोगों के लिए। एसएससी में बहुत पूछा जाता है, बार बार मेंशन कर रहा हूं, एसएससी में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है। क्यों? आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो मैं यहां अभी चिल्लाता रह जाऊं, आप एग्जाम के बाद अफसोस करो कि सर बहुत कह रहे थे हम ही नहीं पढ़े। बस ये अफसोस नहीं रहना चाहिए मेरे भाई, जान लगा देनी है। ठीक है, अब देखो राष्ट्रकूट काल में एलोरा गुफाओं का उत्कर्ष हुआ। तो राष्ट्रकूट के समय पर एलोरा गुफाएं बनी, कैलाश मंदिर बना, गुफा 16 में भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, तो कैलाश मंदिर, ठीक है, कैलाश मंदिर गुफा 16 में। ठीक, उसके बाद अगर अगली बात, ये बहुत पूछा जाता है कि कैलाश मंदिर कौन सी गुफा में है, तो गुफा 16 को, तो कैलाश टेम्पल केव 16 इज डिसाइडेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो कैलाश मंदिर किस भगवान से संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। इन्होंने एलोरा गुफाओं का जो है निर्माण करवाया था, तो ये याद रखेंगे। राष्ट्रकूट स्थापत्य शैल कटी तकनीक की उत्कृष्टता को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। उसके बाद प्रशासन एवं राजनीति राष्ट्रकूटों की, तो राष्ट्रकूट त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होता है मेरे भाई, अभी समझते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए था। देखो क्या है हमारे भारत में, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश है ना भारत में। बस देखो समय की थोड़ी कमी है क्योंकि एग्जाम आने वाला ना, तो सब डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ये हमारा उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है मेरे भाई, कौन सी जगह पड़ेगी? उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है कन्नौज, और इस कन्नौज पर शासन करने के लिए, ठीक है, क्या कन्नौज पर शासन करने के लिए क्या त्रिपक्षीय संघर्ष, प्रीपेरेटरी स्ट्रगल वाज फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज। ठीक है, ये तीन शक्तियां कौन कौन सी थी? तीन शक्तियां कौन कौन सी थी? एक तो राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। ठीक है, तो तीन शक्तियां, ठीक है, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। तो याद रखेंगे कन्नौज पर सत्ता हासिल करने के लिए राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, ये तीन वंश इस एक जगह को पाने के लिए लड़ाई कर रहे थे, आपस में संघर्ष कर रहे थे। कौन सा? कन्नौज को। ठीक है, पक्की बात है मेरे भाई, समझ रहे हैं ना यार? ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आ जाइए आगे। ठीक है, सिक्के और अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो स्वर्ण और रजत सिक्के चलते थे इस समय पर, व्यापार और कृषि उन्नत थे। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो अगली डायनेस्टी है चोला डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है? चोला डायनेस्टी। तो यहां पर ध्यान रखेंगे चोला डायनेस्टी के बारे में, तो चोला डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें तो काल एवं अवधि जो है इनकी, ठीक है, काल एवं अवधि, पीरियड एंड ड्यूरेशन, तो 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक ये चला है। जो फाउंडर हैं इसके, किसके? चोल डायनेस्टी के संस्थापक जो हैं वो विजयालय चोल हैं। ठीक है, कौन है? विजयालय
चोल, विजयालय चोल संस्थापक रहे, फाउंडर रहे विजयालय चोल, किसके? चोला डायनेस्टी के। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो उसने तंजावुर पर अधिकार कर चोल साम्राज्य की नींव रखी। ही कैप्चर्ड तंजावुर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ इंपीरियल चोलास। ओके, पक्की बात है, चोल डायनेस्टी आ गया सरकार। अब कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? तंजावुर। ओके, कहां पड़ता है तंजावुर? तमिलनाडु में पड़ता है तंजावुर। उसके बाद मेरे भाई इंपॉर्टेंट रूलर्स, प्रमुख शासक जो थे वो राज चोल प्रथम थे। प्रारंभिक साम्राज्यवादी चोलों का महान शासक रहा है राज चोला फर्स्ट। ओके, उसके बाद तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। किसने कराया? राज चोला फर्स्ट ने कराया। ठीक है, राज चोला फर्स्ट ने कराया। राजा चोला फर्स्ट ने किसका निर्माण कराया? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर। तो जितने भी मंदिर हैं ना मेरे भाई साउथ इंडिया के, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, एसएससी के फेवरेट कहे जाते हैं, बहुत एग्जाम में आते हैं। और जब आप इनको सही करके आते हैं तो मेरे भाई जितने नंबर का क्वेश्चन होता है उतने ही नंबर पाते हैं। और धोखे से अगर आप इसे गलत कर जाते हैं तो फिर आप समझते हैं कि एसएससी में भैया माइनस मार्किंग करके भी आपके नंबर कट जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ेंगे। नौसेना और समुद्री व्यापार को सशक्त बनाया इसने राज चोला फर्स्ट ने। ठीक है, राजेंद्र चोल दूसरे नेक्स्ट जो रूलर हैं राजेंद्र चोल है। राज चोल प्रथम का पुत्र था। राज चोल का प्रथम का पुत्र है, सन है। प्रसिद्ध गंगा अभियान का नेतृत्व किया। गंगा अभियान, ठीक है। गैंगकोंड चोल की उपाधि धारण की। ठीक है, गैंगकोंड चोल की उपाधि धारण की। नई राजधानी गैंगकोंड चोलपुरम की स्थापना भी इन्होंने की थी। स्थानीय स्वशासन प्रणाली जो थी वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थी, तो चोलों ने उन्नत स्थानीय स्वशासन प्रणाली को लागू की। ठीक है, चोलाज इंट्रोड्यूस्ड एन एडवांस्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम। तो इनका जो सिस्टम था इसको देखेंगे भाई, तो ग्राम सभाएं 3 प्रकार की थी इनके समय पर। विलेज असेंबलीज वेयर द ऑफ 3 टाइप्स। तो इनके समय के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो आज के समय पर पंचायती राज होता है, आप समझते हैं ना, तो वही पंचायती राज ग्राम सभाओं की बात की जा रही है। तो सबसे पहले क्या कहा जाता था? सामान्य गांव की सभा को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ठीक है। दूसरा मेरे भाई सभा, कौन सा? सभा, तो ब्राह्मण गांव अग्रहर की सभा। ठीक है, तो असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स विलेज। ठीक है, तो मतलब ब्राह्मणों के गांव को जो है सभा कहा जाता था। ठीक है, ब्राह्मणों के गांव की सभा को। फिर ठीक है, नगरम। ठीक है सरकार, नगरम, व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। इन्होंने बांट दिया था। जो एक तो सामान्य हो गया ठीक है, सामान्य गांव की सभा को कहा जाता था, ब्राह्मणों के गांव की सभा को सभा कहा जाता था, और मेरे भाई व्यापारियों के गांव की सभा को नगरम कहा जाता था। समितियां वरियम, समितियों को उस समय वरियम कहा जाता था, ग्राम प्रशासन संभालती थी। ठीक है, तो ग्राम समितियां जो है ग्राम प्रशासन संभालती थी, और उस समय समितियों का कहा जाता था वरियम। कमेटीज वरियम्स मैनेज्ड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उस समय कमेटीज को क्या कहा जाता था? वरियम कहा जाता था। सदस्यों के चयन के लिए कुडवोलाई प्रणाली अपनाई गई। ठीक है, कौन सी? सदस्यों के चयन के लिए कुडवोलाई प्रणाली अपनाई गई। अब यहां पर आर्किटेक्चर और आर्ट जो एसएससी के फेवरेट हैं उसको देख लेते हैं। आर्किटेक्चर एंड आर्ट। ओके, चोल स्थापत्य द्रविड़ शैली का है। ठीक है, चोलाज आर्किटेक्चर बिलोंग टू द द्रविड़ा स्टाइल। ओके, चोल स्थापत्य द्रविड़ शैली का, वो साउथ में ही भाई आप जानते हैं तमिलनाडु में है, तो यार यहाँ पर जो है साउथ इंडियन ट्रेडिशन ही अपनाया जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो आप समझते हैं। नटराज की कांस्य मूर्तियां चोल काल की, ध्यान रखेंगे भैया, नटराज की कांस्य मूर्ति, नटराज ब्रोंज स्टैच्यू बिलोंग्स टू द चोला पीरियड। आपने नटराज की पेंसिल यूज करी हो तो आपको पता है नटराज की पेंसिल के ऊपर जो ऐसा मूर्ति बनी हुई है ना, तो वो इस तरीके की है। चोल कांस्य निर्माण में लास्ट वैक्स तकनीक प्रयोग हुई। ठीक है, चोला ब्रोंज कास्टिंग यूज द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ओके, तो चोला के समय में नटराज की कांस्य मूर्ति बनी। सेना और नौसेना भाई, तो चोलों ने शक्तिशाली सेना और नौसेना रख रखी थी, आप जानते हैं मेरे भैया। श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक नौसैनिक अभियान भेजे गए। श्रीलंका को भी जो है
मारपीट करने के लिए नौसैनिक अभियान जो है भेजे गए। अर्थव्यवस्था एवं व्यापार, इकोनॉमी एंड ट्रेड, तो कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। आप समझ सकते हैं कि वहां पर उस समय जो है कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता था स्टेट। ओके, तालाबों और नहरों की उन्नत सिंचाई व्यवस्था थी इस समय, एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम विद टैंक्स एंड कैनाल्स। ओके, पक्की बात है। उसके बाद मेरे भाई चालुक्य और बादामी डायनेस्टी, चालुक्य और वातापी वंश, तो यहां पर बात की जाए काल और अवधि की तो 6ठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक चला है। ठीक है, फाउंडर या संस्थापक की बात की जाए तो पुलिकेशन प्रथम, कौन सा, पुलिकेशन प्रथम की बात की जा रही है, लगभग 543 ईस्वी में राजा बने थे। ठीक है, किसके, चालुक्य और वातापी वंश। ठीक है, चालुक्य या वातापी वंश आप कहेंगे। संस्थापक कौन है, पुलिकेशन प्रथम है। उसने दक्कन में चालुक्य सत्ता की स्थापना की, दक्षिण में चालुक्य सत्ता की स्थापना की। ठीक है, कैपिटल क्या है, हाँ ये समझते हैं सरकार। ज्यादातर साउथ इंडियन रूलर्स के बारे में आपसे बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो कैपिटल क्या थी, वातापी, इसका दूसरा नाम क्या, बादामी भी इसे कहते हैं। और ये बगलकोट जिला कर्नाटक में पड़ती है। ठीक है, कहां पड़ती है, कर्नाटक में पड़ती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स, प्रमुख शासक, कौन कौन से शासक प्रमुख हैं, तो यहां पर देखेंगे मेरे भाई, पुलिकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलिकेशिन सेकंड इंपॉर्टेंट राजा है, कुछ ना कुछ काम ऐसा किया होगा जो इतिहास में याद किया जा रहा है। बादामी चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चालुक्य ऑफ बादामी डायनेस्टी। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, किसने किया था, यहां पर नाम देखो भैया, गौर से देख लेना, पुलिकेशिन द्वितीय ने किया था। भाई किसने किया था, पुलिकेशिन द्वितीय ने किया था, तो याद रखेंगे पुलिकेशिन सेकंड, पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। हर्ष के दक्षिण विस्तार को रोका था, हर्षवर्धन के दक्षिण विस्तार को रोका था। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई अभिलेख जो इंपॉर्टेंट है, द एहोल इंस्क्रिप्शन वाज रिटन बाय रविकृति, यहां पर देखेंगे अहोल अभिलेख रविकृति द्वारा लिखा गया है। अहोल अभिलेख आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ के हिसाब से। इसमें पुलिकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, क्या, पुलिकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन है। तो इट डिस्क्राइब्स द अचीवमेंट ऑफ पुलिकेशिन सेकंड, तो पुलिकेशिन सेकंड की जो उस समय जो इन्होंने रूल किया, जो शासन किया, उस समय इनकी जो इन्होंने अपनी जितनी भी उपलब्धि हासिल की, वो सारी उपलब्धियों का जिक्र अहोल अभिलेख में है। क्लियर, यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा है। सिंपल सी चीज है सरकार, संस्कृत भाषा में लिखा होगा। स्थापत्य एवं कला, आर्किटेक्चर एंड आर्ट। ओके, तो चालुक्य स्थापत्य को बेसर शैली कहा जाता है। कर्नाटक तो देखो बेसर शैली की बात आ गई, मध्यकालीन भारत की। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई अगली बात की जाए तो बेसर शैली नागर शैली और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है। हाँ, तो ये इतना एक चीज और समझ लीजिए, मैंने बताना उस समय बता रहा था आपको, बेसर जो शैली है ना, ये कोई अलग नहीं है, ये दो शैलियों का मिश्रण है। एक तो हो गई हमारी नागर शैली, और दूसरी हो गई हमारी द्रविड़ शैली। ओके मेरे भाई, कौन सी शैली, द्रविड़ शैली। इतना याद रखेंगे, जो नागर शैली है ये उत्तर भारत से संबंधित है। कौन से भारत से, उत्तर भारत से संबंधित है, नॉर्थ इंडिया से संबंधित है। सॉरी, ठीक है। और जो द्रविड़ शैली है ये मेरे भाई दक्षिण भारत से संबंधित है। किससे, दक्षिण भारत से संबंधित है, दैट मीन्स साउथ इंडिया से संबंधित है। बेसर शैली जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में पड़ता है, तो नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है ये बेसर शैली। इस बात का ध्यान रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, बादामी, अहोल और पतत्कल चालुक्य काल के प्रमुख स्थल हैं। पतत्कल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। पटटकल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। और ये कब बना था मेरे भाई, चालुक्यों के समय पर बना था। पल्लवा चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट, ये एसएससी ट्रैप करती है, चलो छोड़ो इधर ट्रैप वाली बात को। ठीक है, अब दूसरा है, नेक्स्ट है पाल डायनेस्टी। ये अलग है, ये इस तरीके से एग्जाम में आपके साथ ट्रैप किया जाता है, तो ये फालतू समय को खराब करना, फालतू की नोटिंग करके आप सीधे यहाँ पर आओ।
पाल डायनेस्टी, पाल वंश पर, ठीक है। काल एवं अवधि सर 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी एडी तक इन्होंने शासन किया है। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो फाउंडर या संस्थापक कौन है, तो यहां पर देखेंगे पाल डायनेस्टी के संस्थापक मेरे भाई गोपाल हैं। कौन है, गोपाल हैं। लगभग 750 ईस्वी के समय पर अराजकता समाप्त करने हेतु स्थानीय सरदारों द्वारा निर्वाचित किया गया गोपाल को। और गोपाल जी ने क्या काम किया, गोपाल जी ने पाल डायनेस्टी की स्थापना कर दी। गोपाल को भारतीय इतिहास का पहला निर्वाचित शासक माना जाता है। अब तक जो राजा बन रहे थे इतिहास में, या मेरे भाई हिस्ट्री की बात करें, किसकी बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो जितने भी किंग हैं, जितने भी किंग हैं, जितने भी राजा हैं, वो सब एक दूसरे को मार काट कर बन रहे थे। क्या कर रहे थे, मार काट कर बन रहे थे। लेकिन जो अपने गोपाल भाई हैं, कौन है, गोपाल भाई हैं, ये सबसे पहले इलेक्टेड राजा हैं। भारतीय इतिहास के पहले ऐसे राजा जिन्हें चुनाव प्रक्रिया द्वारा राजा बनाया गया था। और इन्होंने कौन से डायनेस्टी की जो है, कौन से डायनेस्टी या कौन से साम्राज्य की स्थापना करी थी मेरे भाई, इन्होंने करी थी पाल वंश की स्थापना, ठीक है। उसके फर्स्ट इलेक्टेड रूलर, तो याद रखेंगे इतिहास में पहला निर्वाचित राजा कौन है, गोपाल है। उसके बाद मेरे भाई अगली बात की जाए तो कैपिटल मुंगेर, ठीक है, मुंद्रगिरी, और वर्तमान स्थान भैया बिहार में है। इंपॉर्टेंट शासक, इंपॉर्टेंट रूलर, प्रमुख शासकों की बात करें तो धर्मपाल बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। पाल वंश के महान शासकों में से एक हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक इनको कहा जाता है, ठीक है, धर्मपाल। तो याद रखेंगे मेरे भाई, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी मेरे भाई, धर्मपाल भाई ने करी, धर्मपाल ने, ठीक है। किस वंश से संबंध रखते हैं, पाल डायनेस्टी से संबंध रखते हैं। पूर्वी भारत में पाल सत्ता का विस्तार किया है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो देवपाल, अगला कौन सा मेरे भाई, देवपाल। और देवपाल पाल वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है। असम से उत्तर भारत तक साम्राज्य किसने पहला फैलाया, देवपाल ने फैलाया। बौद्ध धर्म और नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, देवपाल को कहा जाता है। मेरे भाई पिछले वाले ने क्या किया था, धर्मपाल ने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण किया देवपाल ने। तो आप समझ सकते हैं कि स्टडी पर भी, पढ़ाई पर भी, शिक्षा पर भी अधिक बल दिया होगा। उसके बाद मेरे भाई अगर बात की जाए तो यहां पर नेक्स्ट बात की जाए तो शिक्षा एवं विद्या, हाँ भाई बहुत अच्छी बात है। तो पाल शासकों के समय नालंदा विश्वविद्यालय फला फूला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। जब बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना तो आप जानते हैं कि दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले उस समय पर बहुत सारे थे, चाइना से भी बहुत सारे लोग थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने के लिए लोग जरूर आते होंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई सोमपुर महाविहार एवं अन्य महत्वपूर्ण केंद्र था। धर्म और संस्कृति क्या थी मेरे भाई, ये भी समझ लेते हैं। धर्म और संस्कृति, तो पाल शासक बौद्ध धर्म, महायान व वज्रयान के बड़े संरक्षक थे। पाल काल में बौद्ध कला और मूर्ति कला का विकास हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे, आप जानते हैं कन्नौज पर विजय पाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे, ठीक है। पाल वंश कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय शामिल था, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगली बात यहां पर देखी जाए तो इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो अर्थव्यवस्था और प्रशासन की बात करें तो कृषि राजस्व का मुख्य स्रोत थी भाई। अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू। भाई कर, भाई राजा या कोई भी सिस्टम चलेगा, कब चलेगा, पैसे से चलेगा, और जनता से पैसा लिया जाएगा तभी तो चलेगा। पाल काल में सामंती तत्व बढ़े और पाल वंश के जो सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, उनके बारे में बात की जाए तो पाल शासकों ने मुख्य रूप से स्वर्ण और रजत सिक्के जारी किए, ठीक है। स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। गोल्ड कॉइन्स वेर कॉल्ड दिनार्स, ठीक है। गुप्त परंपरा जारी रही। रजत सिक्कों की संख्या स्वर्ण की तुलना में कम थी। स्थानीय लेन देन के लिए ताम्र सिक्कों का भी उपयोग होता था। तो कॉपर कॉइन्स वेर ऑल्सो यूज्ड फॉर लोकल ट्रांजेक्शन, मतलब गांव में आपस में कि अगर एक दूसरे से कोई चीज ले रहे हैं तो तांबे के सिक्के। मेरे भाई अगर कुछ थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट डील कर रहे हैं तो हमारे
चांदी के सिक्के और कोई कीमती चीज खरीदना तो स्वर्ण सिक्के, दिनार, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो गुलाम डायनेस्टी आ जाएगी, और गुलाम डायनेस्टी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास से। गुलाम डायनेस्टी पूरा यहाँ पर गुलाम डायनेस्टी से लेकर आपका मुगल एम्परर तक कंप्लीट कर देंगे। जितनी भी चीजें वो सारी कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, इसमें ज्यादा बड़ी चीज है नहीं। बट सबसे पहले अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चाहते हो ना कि कल की क्लास में और रॉकिंग मजा आ जाए, अच्छे तरीके से पढ़ें, फुल एनर्जी के साथ पढ़ें, मेरे भाई वीडियो शेयर हो जानी चाहिए। मेरे अंदर एनर्जी तभी आएगी, तब आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखेंगे, तब मुझे लगेगा कि हाँ सही में मेरी क्लासेस का इम्पैक्ट बच्चों तक पहुंच रहा है, मेरी आवाज पूरे भारत तक पहुंच रही है। तो जितने भी दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सब तक ये वीडियो मेरे भाई भेज देना, जान लगा दो, ठीक है। और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करो। हम एग्जाम में इस बार जीएस में चीज छोड़कर नहीं आएंगे, मजा बांध देंगे। क्लियर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।